चीन के राष्ट्रपति खुद को दुनिया का सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं और इसलिए चीन उनके नेतृत्व में भारत समेत कई देशों से आजकल उलझ रहा है और इन देशों में सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। अगर ये सारे देश इकट्ठे नहीं हुए, पूरी दुनिया अगर इकट्ठी नहीं हुई इस समय चीन के खिलाफ, तो बहुत देर हो जाएगी। चीन को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी को खारिज कर दिया जाए, इसे फ्लॉप किया जाए और जो इलाके चीन से अलग होना चाहते हैं उन्हें कूटनीतिक समर्थन देकर चीन को मुश्किल में डाला जाए और चीन को दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए, क्योंकि अगर दुनिया के देश ऐसा नहीं करेंगे तो चीन अमेरिका की गर्दन तक भी पहुंच जाएगा एक दिन और वो किसी देश को हथियारों तो किसी देश को पैसों के दम पर, और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो अपने इस वुहान वायरस के दम पर झुकाने की कोशिश करेगा। उसके पास तीन ही रास्ते हैं। कुछ देशों पर वो दबाव बनाता है अपनी सेना के जरिए। जो बहुत कमजोर देश हैं उन्हें पैसा देता है लोन देकर और उनसे कहता है कि मुझसे लोन लीजिए, और उन देशों पर इतना पैसा इन्वेस्ट करता है कि इनडायरेक्टली वो उन देशों पर अपना कब्जा जमा लेता है। और तीसरा जो उसका तरीका है वो आपने अभी देख ही लिया। तीसरा तरीका पूरी दुनिया देख रही है, वुहान वायरस। तो अगर कोई सेना हथियारों से ना माने, पैसों से भी ना माने, तो फिर वायरस के जरिए उस देश को बर्बाद कर दिया जाएगा। शी जिनपिंग चीन के नेता हैं, लेकिन वो खुद को किसी चक्रवर्ती सम्राट से कम नहीं समझते। आज के जमाने में वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि दुनिया भर की आने वाली पीढ़ियां उन्हीं के शासन में अपना जीवन बिताएं। इसलिए आज हमने शी जिनपिंग के व्यक्तित्व को डिकोड करने की कोशिश की है। शी जिनपिंग का इतिहास रईसों वाला भी है और वो चीन में गरीब लोगों के बीच एक पोस्टर बॉय वाली छवि भी रखते हैं। बचपन से ही उन्होंने सत्ता की ताकत को बहुत करीब से देखा था, क्योंकि उनके पिता चीन के एक बड़े कम्युनिस्ट नेता थे और वो सरकार में बड़े ऊंचे पदों पर रहे हैं। यानी उनका जो बचपन है वो तो एक राजकुमार की तरह बीता। लेकिन अचानक समय बदल गया और शी जिनपिंग के पिता कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत कमजोर पड़ गए और उसके बाद अलग थलग पड़ गए। उनका पतन शुरू हो गया, राजनीतिक पतन। इसके बाद इसका खामियाजा शी जिनपिंग को भी उठाना पड़ा। जब वो स्कूल जाते थे तो उनके साथ के बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे उनके पिता की वजह से। इसके बाद चीन में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई और बड़े नाजों से पले हुए, इतने अमीर परिवेश में पले बड़े हुए शी जिनपिंग को एक गांव में खेती करने के लिए भेज दिया गया। इस दौरान शी जिनपिंग को उपहास और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके साथ खेती करने वाले किसान उन्हें औसत दर्जे का और कमजोर मानते थे। लेकिन आगे चलकर शी जिनपिंग ने किसानों के इसी अनुभव का इस्तेमाल मार्केटिंग और एक औजार के तौर पर किया और वो आज खुद को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताते हैं। लेकिन शी जिनपिंग के लिए राजनीतिक यात्रा इतनी आसान नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने की उनकी कई अर्जियां खारिज कर दी गई, यानी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप तक नहीं दी गई। उन्हें सिस्टम की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे करके संघर्ष करके एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिर उनकी एंट्री कम्युनिस्ट पार्टी में हुई। फिर धीरे धीरे वो और बड़े पदों तक पहुंचते चले गए और एक दिन राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। इसलिए शी जिनपिंग आज अपनी सत्ता को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते और वो खुद जीवन भर चीन का सुप्रीम लीडर बने रहना चाहते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने अपने दम पर अर्जित किया है। इसके लिए उन्होंने घरेलू मोर्चे पर बहुत सारी चीजें की। उन्होंने खुद को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का कमांडर इन चीफ के तौर पर अपने आप को नियुक्त कर दिया। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग मजे की बात यह है कि उन्हें सेना का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने आप को पीएलए का कमांडर इन चीफ बना लिया। वो एक जमाने में चीन के पूर्व रक्षा मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे और शायद इसी वजह से उन्हें अपने बारे में ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट होने की वजह से, उनका पीए होने की वजह से उन्हें रक्षा मामलों की बड़ी जानकारी है और वो बहुत बड़े सैन्य रणनीतिकार हैं, क्योंकि वो चीन के रक्षा मंत्री के पीए रहे थे एक जमाने में। इसीलिए जब भी किसी दूसरे देश से उनकी सेना का टकराव होता है तो वो पीएलए के खुद इंचार्ज बन जाते हैं। पीएलए का चार्ज पूरी तरह संभाल लेते हैं और सारे ऑपरेशंस पर खुद नजर रखते हैं। यानी उन्होंने जो पूरा अपना सिस्टम बनाया है वो ये है कि वो डे टू डे जो अफेयर्स हैं उसमें भी दखल अंदाजी करते हैं। उन्होंने
राष्ट्रपति बने रहने की सीमा को भी समाप्त कर दिया है और अब वो आजीवन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने सारे विरोधियों को भी किनारे कर दिया है और बहुत सारे ऐसे विरोधियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया है। और आज चीन की सेना, वहां की मीडिया और वहां के उद्योग जगत का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है शी जिनपिंग को हर हाल में खुश रखना, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और उन्हें चुनौती देने की ताकत किसी के पास नहीं। ये सब लोग अब की जनता की नहीं बल्कि सिर्फ शी जिनपिंग की सेवा की बात करते हैं। वो सिर्फ एक व्यक्ति की सेवा करते हैं और घर के अंदर इतना शक्तिशाली हो जाने की वजह से ही शी जिनपिंग अब पूरी दुनिया का सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। इससे पहले चीन के ज्यादातर नेता दुनिया के सामने शांत बने रहते थे और कभी खुलकर उस तरह के दावे नहीं करते थे जैसे दावे बेशर्मी के साथ शी जिनपिंग करते हैं। शी जिनपिंग अपने देश के लोगों को यह यकीन दिला रहे हैं कि इतिहास में चीन से जो सम्मान छीना गया है वो उसे जबरदस्ती वापस लाएंगे और उसके लिए वो चीन के लोगों के मन में एक नकारात्मक राष्ट्रवाद भर रहे हैं, नेगेटिव नेशनलिज्म। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ पुराने मुद्दों पर उलझ रहे हैं और अपनी सेना के दम पर अपनी विदेश नीति तैयार करते हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपनी विदेश नीति के लिए भी अपनी सेना का इस्तेमाल करता है। चीन की सेना उन्हीं के इशारों पर भारत को उकसा रही है और इसके जरिए वो न सिर्फ छोटे देशों पर दबाव डालना चाहते हैं बल्कि उन बड़ी कंपनियों को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं जो कोरोना वायरस के बाद चीन छोड़कर भारत आना चाहती थी। यानी शी जिनपिंग गलवान के रास्ते खुद को पूरी दुनिया में एक बलवान नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारत उनकी इस मंशा को सफल होने नहीं देगा, क्योंकि शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को स्टडी कर लिया होगा लेकिन भारत को वो ठीक से समझ नहीं पाए।